अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने डिस्कस करना है 2014 का इंटीरियर सिंध का पेपर। इस पेपर के अंदर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं, तो माजरत उसके लिए। तो क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ सेंसरी रिसेप्टर रिसीव्स अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इट विल डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए भाई, हमें पता है कि हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे लगे हुए होते हैं रिसेप्टर्स का काम होता है इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज आता है, जिसे आप स्टिमुलस कहते हैं, उसे डिटेक्ट करना। अब अगर ये चेंज इतना हो सके, इतना हो चेंज कि जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके पास से गुजरती है लेकिन आपको पता नहीं लगता, क्योंकि वो इतना लो स्टिमुलस होता है कि हमारे रिसेप्टर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। कई बार टेम्परेचर के अंदर इतना बहुत छोटा सा चेंज आता है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब चेंज इतना ज़्यादा आ जाए कि रिसेप्टर उसे डिटेक्ट कर सकें, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये कह रहे हैं कि जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है किसी भी सेंसरी रिसेप्टर को, तो वो क्या काम करता है। पहली बात तो आपको पता है, रिसेप्टर को जो भी मैसेज मिलेगा वो देगा एक न्यूरॉन को, और वो न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जाएगा नर्वस सिस्टम के पास, CNS के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक बात बता दी। अब सबसे पहली चीज़ देखते हैं क्या है भाई, बिकम डीपोलराइज। अगर आपने नर्व इम्पल्स पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है वो मैसेजेस कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। होता क्या है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, इसके बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। इसके बाहर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके अंदर चार्ज होता है नेगेटिव। ये वो न्यूरॉन है कि जिसको अभी स्टिमुलस नहीं मिला। जैसे ही इसे स्टिमुलस मिलता है, इस न्यूरॉन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ये सोडियम जो है ये मूव करना शुरू कर देता है अंदर, जिसकी वजह से अंदर का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव और बाहर का चार्ज हो जाता है नेगेटिव। उसके बाद इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद ये जो पोटेशियम अंदर था ये बाहर आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से बाहर का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव और अंदर का चार्ज हो जाता है नेगेटिव। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो हमें पता है जैसे ही इसको मैसेज मिलेगा ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, यानी ये उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। और एक्शन पोटेंशियल का एक पार्ट होता है डीपोलराइजेशन, तो ये वाला पार्ट भी सही है। ये क्या लिखे भाई, कॉज द सेंसरी न्यूरॉन टू सेंड एक्शन पोटेंशियल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था आपको कि जब भी रिसेप्टर को मैसेज मिलता है ये एक न्यूरॉन के हवाले करता है, जिसे आप सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और ये न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जाएगा CNS के पास। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ये पॉइंट जो है कि इट इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू सेंसरी न्यूरॉन, ये कह रहा है कि जैसे ही इसे मैसेज मिलेगा ये इसको आगे पास नहीं करेगा। अगर ये आगे पास नहीं करेगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा तो वो उससे पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, और उसका जवाब नहीं आएगा। तो ये गलत ऑप्शन है। जैसे ही रिसेप्टर्स को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है वो फॉरन सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं ताकि वो ब्रेन तक पहुंचे और उसका रिस्पॉन्स जो है वो तैयार किया जा सके। ये सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट रोल डज पेप्सिन प्ले इन डाइजेशन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो आपके स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसे आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसके अंदर जो है ये मौजूद होता है। पहले ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, जिसे आप कहते हैं पेप्सिनोजन, और इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है स्टमक के अंदर जो HCl होता है। इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना जो है ये HCl की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये है कि ये पेप्सिन करता क्या है। तो पेप्सिन का काम होता है वर्क करना प्रोटीन के ऊपर और उन्हें कन्वर्ट करना शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड का मतलब एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हो। फॉर एग्जांपल, आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरह की 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो अगर इसके ऊपर पेप्सिन काम करेगा तो वो इन चारों को अलग अलग कर देगा, बल्कि इवन इस चेन को भी फर्दर तोड़ देगा, इसको भी फर्दर तोड़ देगा। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करना पॉलीपेप्टाइड में। तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी किसके काम है भाई, तो किल्स द बैक्टीरिया ऑफ स्टमक, ये काम होता है HCl का। HCl जो मौजूद है ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया को किल करता है। एक काम इसका ये है, और एक काम मैंने बताया पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है पेप्सिन में। अच्छा, इट कन्वर्ट सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी ग़िज़ा दूध होती है, तो मिल्क के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सॉल्युबल होती हैं। अगर ये सॉल्युबल रहेंगी तो ये डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो इन्हें इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये काम जो है ये करता है बच्चों के अंदर रेनिन। रेनिन जो है ये इनसॉल्युबल प्रोटीन्स, सॉल्युबल प्रोटीन्स को इनसॉल्युबल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। तो जो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है उसका नाम है केसिनोजन।
और इसको कन्वर्ट किया जाता है इनसॉल्युबल के अंदर जिसका नाम है केसीन, CASEIN आई थिंक। ये काम करता है रेनिन, ठीक है। और फिर इस केसीन को और तोड़ने का काम, चूंकि केसीन भी प्रोटीन है तो इसे और तोड़ने का काम या तो ट्रिप्सिन करता है या पेप्सिन करता है या काइमोट्रिप्सिन करता है। ये एंजाइम जो है ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। ये काम होता है एंजाइम का जिसका नाम है अमाइलेज। ये हमारे सलाइवा के अंदर भी होता है और ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी होता है। इट एक्टिवेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। ये काम होता है एक अदद हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम आपको बुक में मिल जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये वो हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिविंग थिंग्स दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्रेट्स दे आर नोन एज। तो ये बेसिकली कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, अच्छा नहीं सॉरी, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। इनको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट्स के अंदर या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली कहलाएगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। लार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल क्या है भाई? नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन है, इनको तोड़ना और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस डीकम्पोजिशन है। और ये डीकम्पोजर्स करते हैं जिन्हें आप बैक्टीरिया एंड फंजाई कहते हैं। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्जी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर इन प्लांट्स को खाने वाले या प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कहलाते हैं टर्शरी कंज्यूमर। ये चारों, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हैं, तो ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये मरेंगे तो इन सब को तोड़ने की जिम्मेदारी होती है किसकी? डीकम्पोजर्स की। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस डैश। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? देखिए, कैम्बियम वो सेल्स होते हैं या कैम्बियम वो टिश्यू है जिसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं जिसमें प्लांट का डायमीटर बढ़ता है, प्लांट चौड़ा होता है। तो ये हमारे पास एक स्टेम है किसी प्लांट का, इसका मैं एक कट सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कट सेक्शन निकाला, अब मैं इसे आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये हम इसका, जिस तरह खीरे का एक पीस निकाल के आप उसे टेढ़ा करके देखते हैं तो आपको पूरा सर्कल नज़र आता है। तो ये बिल्कुल इसका कट सेक्शन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आउटर लेयर आपको पता है एपिडर्मिस होती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लेयर होती हैं कॉर्टेक्स की, 3-4 लेयर। उसके बाद सेंटर में आपका होता है वैस्कुलर बंडल। अब इस वैस्कुलर बंडल के अंदर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये पिज़्ज़ा के स्लाइसेस जैसा शेप होता है, पिरामिड्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। अब इस वैस्कुलर बंडल के अंदर आउटर साइड पे, यानी इस तरफ, ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन के बाहर, एक मिनट, ये लाइन बन गई यहाँ पे। इस लाइन के बाहर का जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम वो टिश्यूज़ हैं या वो सेल्स हैं जिनका काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर वाला जो एरिया है, ये मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, इसके अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पे होता है जाइलम। अब इस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान आपको जो मैंने लाइन बना के दिखाई थी ना, ये लाइन एक तरह के सेल से बनी होती है, एंड दीज सेल्स आर नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। अब मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये एक पिरामिड जो है ये हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये एक पिरामिड। मैंने बताया कि ये लाइन है, ये बेसिकली सेल से बनी हुई है, दिस इज़ नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। इसके बाहर जितने भी सेल्स हैं, आउटर रीजन में जितने भी सेल्स हैं, वो आपके हैं फ्लोएम, ठीक है, दीज आर फ्लोएम। और इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, दीज आर नोन एज जाइलम। अच्छा, अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ना, ये है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है एक ऐसा सेल या एक ऐसा टिश्यू कि जिससे डिफरेंट तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा जब, तो ये कुछ सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ये सेल अंदर की साइड जो प्रोड्यूस होंगे, यहाँ जो सेल प्रोड्यूस होंगे, ये कहलाते हैं जाइलम, क्योंकि अंदर की साइड जाइलम था। लेकिन ये वाला जाइलम जो है ये बाद में आया है, ये वाला जाइलम पहले से मौजूद था, ये प्राइमरी जाइलम कहलाता है। अब ये जो जाइलम प्रोड्यूस हुआ है ये कहलाता है सेकेंडरी जाइलम। सिमिलरली यही वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की साइड कुछ सेल प्रोड्यूस करेगा अपने बाहर की तरफ, ये वाले सेल्स कहलाते हैं फ्लोएम। लेकिन चूंकि ये बाद में आए हैं तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो पहले से मौजूद थे ये कहलाते हैं प्राइमरी फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम
एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम भी प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर ई है। ओके 74 क्वेश्चन के बाद 75 आ गया। द एक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ ट्री इन ग्रोइंग इनटू अ ड्रेन पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा भाई, अगर एक पौधा ऐसा है कि जो नाली के पानी में या नाली का जो पाइप है उसके अंदर ग्रो कर रहा है, तो ये जो एक्शन है या ये जो इसकी मूवमेंट है, ये या जो बिहेवियर है, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो पहली बात तो देखें, नॉर्मली क्या होता है, आप पौधे को ज़मीन के अंदर लगाते हैं, बीज लगाते हैं आप, तो ये अगर सीड है तो इससे एक पार्ट ज़मीन के बाहर निकलता है, ये कहलाता है स्टेम, और एक पार्ट ज़मीन के अंदर जाता है, ये कहलाती हैं रूट्स, राइट। अच्छा, अब ये जो ग्रोथ होती है ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है जो ज़मीन की तरफ जा रहा है, इसका एक रीज़न तो है ग्रेविटी, ठीक है, ये एक रीज़न है ग्रेविटी। तो जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से या अर्थ की वजह से होती है वो कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है रूट, ये जा रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो जब भी आप किसी स्टिमुलस की तरफ जाते हैं तो ये कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये शो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सही, तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दी। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है, स्टेम, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है रूट्स। अच्छा, सिमिलरली स्टेम ग्रो कर रहा है ज़मीन से ऊपर, किस चीज़ की तरफ, ऊपर से क्या आ रही है, यहाँ पे सन है, इससे आ रही है लाइट, तो स्टेम मूव कर रहा है सनलाइट की तरफ। जो मूवमेंट सनलाइट की तरफ होती है वो कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। तो स्टेम शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्योंकि ये लाइट की तरफ जा रहा है। रूट्स लाइट से दूर जा रही हैं तो रूट शो कर रही हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो है वाटर। पानी कहाँ पाया जाता है, पानी सॉइल के अंदर होता है, तो सॉइल की पानी की तरफ जो मूवमेंट होगी वो कहलाएगी हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वाटर के लिए यूज होता है। अब रूट्स जो हैं वो जा रही हैं पानी की तरफ, तो रूट्स शो कर रही हैं क्या, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। लेकिन स्टेम जा रहा है पानी से दूर, तो स्टेम शो कर रहा है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। सही है, ये तो बेसिक हो गई। अब देख लेते हैं ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप जो है ये नाली है, अब इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, जाहिर है, तो रूट्स मूव कर रही हैं पानी की तरफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, पहली बात तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म है, दूसरी बात ये है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर तो नाली जो है वो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, तो ये जियोट्रॉपिज्म के अंदर भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली नाली की तरफ जा रहा है, तो नाली के अंदर ग्रेविटी नहीं है, नाली के अंदर पानी है, तो पानी की तरफ जो मूवमेंट होगी वो कहलाएगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, 75 के बाद ये डायरेक्टली 80 आ गया है क्वेश्चन, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन मेरे पास जो है वो मिसिंग है। ये क्वेश्चन पहले भी किसी पेपर में आ चुका है, ये चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। In the above given diagram, which is the first cell to undergo mitotic division। देखिए भाई, ये जो नंबर 1 पे है ना, ये है स्पर्म, और ये जो नंबर 2 के ऊपर है ये है ओवम। आपको पता है स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और इसके नतीजे में एक सेल बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। तो 1 और 2 मिल रहे हैं तो 3 बन रहा है, 3 जो है ये आपका जाइगोट है। जाइगोट एक सेल होता है, फिर ये डिवीजन स्टार्ट करता है, 1 से 2 बन रहे हैं यहाँ पे, फिर 2 से 4 बन रहे हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32 बनते हैं। तो पहला सेल कौन सा है जो ये सारी डिवीजन माइटोसिस होती हैं, ठीक है, और इनके लिए अलग नाम भी होता है, इनको क्लीवेज भी कहते हैं। ये जो डिवीजन हो रही है ये क्लीवेज भी कहलाते हैं। अब वो कौन सा सेल है जो पहला सेल है जो माइटोसिस कर रहा है। देखिए, स्पर्म जो है ना ये डिवीजन नहीं करता, जो ओवम है वो भी डिवीजन नहीं करता, तो ये दोनों तो आउट हो गए। इनके नतीजे में जो जाइगोट बना है ये पहला सेल है जो करेगा माइटोसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3।